क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे नापसंद किया जाने वाला शब्द कौन सा है? चलिए मैं बता देता हूं। उसका नाम है इंतजार। हम में से कोई भी इंतजार करना पसंद नहीं करता। यहां तक कि हमें तो इससे इतनी नफरत है कि कभी कभी फूड डिलीवरी वाला अगर 2 से 3 मिनट लेट कर दे तो हम पूरा ऑर्डर ही कैंसिल कर देते हैं। लेकिन पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर हमारी इंतजार की घड़ी खत्म होती है, वहां पहुंच के हमें पता चलता है कि कोई और भी है जो हमारा इंतजार कर रहा है वहां पर। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो शुरू होने जा रहा है आज की पेशकश, पैराग्लाइडर। सामने ही डेलो पहाड़। उसकी तरफ ना जाके बाईं तरफ एक पतली सी सड़क गई है। उसी सड़क से थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही अनिक को दिखाई दी रंजन तमांग और उसके साथी। सामने ही एक बहुत बड़ी खाई, उसी के किनारे तैयार किया जा रहा है ग्लाइडर पैराशूट। रंजन तमांग के सारे साथी उस पैराशूट के हर एक रस्सी को अच्छी तरह से परख रहे थे और रंजन जी वो परख रहे थे पैराशूट में लगी हुई सारी की सारी बेल्टों को। अनिक थोड़ा पास आते ही तमांग जी बोल उठे, अरे आइए सर जी, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। वैसे देखा है, आसमान की हालत बहुत अच्छी है। आप चाहे तो 1 घंटा भी उड़ सकते हैं। आपकी फोन मिलते ही मैं फटाक से यहाँ आ गया। वो क्या है ना, आज तो ठंड का मौसम चल रहा है, टूरिस्ट ज्यादा आ नहीं रहे। मुझे लग रहा था कि शायद पैराशूट को बैग के अंदर बंद करके रखना पड़ेगा। अच्छा ही हुआ आप आ गए। अनिक ने जवाब दिया, हाँ, सही कहा आपने। ये तो ठंड का मौसम है, टूरिस्ट नहीं आएंगे। वैसे पूरा साल आपका व्यापार कैसा चल रहा है? तमांग जी ने जवाब दिया, अच्छा नहीं चल रहा साहब जी। पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग ऐसे स्पोर्ट्स हमारे देश के लोगों को ज्यादा लुभाती नहीं है। और ऊपर से पैराग्लाइडिंग, आप यकीन नहीं करोगे, फ्लाइट कैप्टन होते हुए भी लोग गहरी खाई देख के डर जाते हैं। कुछ लोग तो डर से छलांग लगाने भी नहीं चाहते। और ऊपर से पैराशूट का खर्चा वो भी बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि ये पैराशूट हमारे देश में नहीं बनती, पोलैंड से लाना पड़ता है। और हर एक पैराशूट ज्यादा से ज्यादा आप 100 घंटे, इससे ज्यादा नहीं उड़ा सकते। उसके बाद इसको फेंकना पड़ता है। अगर इन सारे खर्चे और हम लोगों का खर्चा, इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो 3000 रुपया लगेगा 15 मिनट एक पैराशूट को उड़ाने के लिए। अब क्या करें, बहुत सारे लोगों की इच्छा तो होती है लेकिन पॉकेट में दम नहीं होता। इसीलिए विदेशी टूरिस्टी आजकल हम लोगों का भरोसा है। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अब तक रंजन तमांग बिना रुके ये सारी की सारी बातें अनिक को बोले जा रहे थे। उनकी बातें खत्म होते ही उन्होंने नजर घुमाई एक तरफ रखी एक लकड़ी के डंडे के ऊपर, जिसके ऊपर एक पीले रंग का कपड़ा लगा हुआ था जो कि हवा की दिशा को दिखा रहा था। अनिक ने इस बार जवाब दिया, आप चाहे जो भी कहो, लेकिन मैं सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने के लिए ही कलकत्ता से यहाँ तक आया हूँ। परसों फिर वापस लौट जाऊँगा। सच कहूँ तो थोड़ा डर लग रहा था कि आपसे मुलाकात होगी या नहीं। लेकिन आपको याद है, जब मेरी यहाँ नौकरी लगी थी तब मैं हर हफ्ते आया करता था। बिल्कुल नशा की तरह लग गया था ये। और साथ में आपको ये भी याद है, जिस दिन मैंने पहली बार कहा था कि मुझे फ्लाइट कैप्टन की ज़रूरत नहीं है,
मैं अकेला ही उड़ाऊंगा। आप लोग तो बहुत डर गए थे। अरे हाँ जी याद है। असल में आप जैसे हिम्मत वाले लोग ज़्यादा मिलते नहीं हैं। वैसे सच कहूँ, आप बहुत आसानी से एक पैराग्लाइडर ट्रेनर बन सकते हो। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आऊँगा, लेकिन ऑफिस में इतना काम, आ ही नहीं पा रहा था। उस दिन रविवार को एक बड़े से मैदान के पास से मैं गुजर रहा था। तभी मैंने देखा आसमान में, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में नहीं, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई में एक पैराशूट उड़ रही थी। लगता है आसपास कोई खेल चल रहा था। ये नज़ारा देखने के बाद मुझसे और रहा नहीं गया। तभी मैंने तय कर लिया कि अगले शुक्रवार ही मैं रवाना हो जाऊंगा। और बस मैं आ गया। तमांग जी ने कहा, वो 250 से 300 फीट ऊंचाई, ये भी कोई ऊंचाई है? कोई बच्चा भी उड़ा लेगा। इस डेलो पहाड़ को देखिए, कम से कम 4000 फीट ऊंचाई है इसकी। और जब उड़ना शुरू करेंगे और भी 500 फीट ऊंचाई में पहुंच जाएंगे। चलिए आप तैयार हो जाइए। उम्मीद करता हूं आप सही सलामत वापस लौट आएंगे। ज़रूर आऊँगा। पैराग्लाइडिंग बिल्कुल स्विमिंग और साइकिल चलाने जैसा है। एक बार अगर किसी ने सीख लिया ना, तो कोई नहीं भूलता। बस यहाँ पर जिंदगी का खतरा थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, वो जो 5 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड है जहाँ पर मैं पहली बार उतरा था, वहीं पर उतरना है ना? हाँ, सही कहा आपने। आप जैसे ही फ्लाई करना शुरू करेंगे, हम लोग रवाना हो जाएंगे। ठीक 10 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर पहचानने में कोई तकलीफ हो तो देखिएगा, एक पीले रंग का कपड़ा हवा में उड़ रहा है। बस समझ लीजिएगा वही है। उम्मीद करता हूँ आसमान से वो जगह पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। आखिरी तैयारी के लिए अनीक खाई से 20 फीट दूरी पर ढलान में आके खड़ा हो गया, जहां पर पैराशूट की सारी रस्सियां और सारी की सारी बेल्ट एक जगह पर रखी थी। तमाम के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने सारी की सारी बेल्ट अच्छी तरह से उसे पहना दी। अनीक को ऐसा लग रहा था कि कमर से लेकर उसके कंधे तक सारी की सारी बेल्ट किसी सांप की तरह उसे लपेट लिया हो। इसके बाद तमांग जी खुद आए और उन्होंने खींच कर सारी की सारी बेल्ट को अच्छी तरह से चेक किया और पीछे रखी हुई पैराशूट की सारी रस्सियों को एक साथ पकड़ के जोर से खींचा। और खींचते ही वो पैराशूट थोड़ा सा हवा में उड़कर फिर से जमीन पे उतर गया। सब कुछ ठीक है। इस बार तमांग जी ने लाल रंग का एक हेलमेट अनीक के सर पे पहना दिया और कहा, तो फिर अगली बार की तरह ग्राउंड में मिलते हैं, बाय बाय। इस बार रंजन तमांग के दो साथियों ने अनीक के दोनों हाथों को कस के पकड़ा। पैराशूट खुली हुई थी। अब इस वजह से सामने कूदने से पहले पैराशूट पीछे की तरफ एक खिंचाव पैदा कर रहा था और उसी खिंचाव को पार करने के लिए दौड़ लगाना जरूरी था। इसी दौड़ में अनीक की सहायता कर रहे थे तमांग के ये दोनों लोग। इन लोगों का काम था अनीक को लेकर जोर से वो लोग खाई की तरफ दौड़ेंगे। दौड़ने से पहले उन लोगों ने आखिरी बार उस पीले रंग के कपड़े की तरफ देखा। हवा ठीक ठाक चल रही है। अब तमांग जी ने कहा, गो! और ये कहते ही तीनों लोग एक साथ खाई की तरफ दौड़ लगाए। पीछे की तरफ लगी हुई पैराशूट अब तक खोल के आसमान की तरफ उड़ने लगी है। दौड़ते दौड़ते अनीक ने देखा कि खाई उसके बहुत पास आ गई है और थोड़ी सी दूरी में तमांग के दोनों साथियों ने बहुत ही फुर्ती के साथ अपने आप को अनीक से दूर कर लिया और अब बारी थी छलांग लगाने की। इस छलांग के लिए मन की ताकत बहुत ज़रूरी है। वैसे अनीक ये काम पहले बहुत बार कर चुका था, इसीलिए उसने बहुत ही सटीक से
छलांग लगाई। पहले तो अनिक थोड़ा सा नीचे गिरने लगा। दोनों हाथों से उसने कस के पकड़े रखा था पैराशूट के रोप जॉइंट्स को। अब पैराशूट कोई यंत्र नहीं है, इसके जो रोप जॉइंट्स होते हैं यही इसके गियर की तरह काम करते हैं। रोप जॉइंट्स को थोड़ा सा हल्का करते ही, अब रोप जॉइंट्स को थोड़ा सा हल्का करते ही वो पूरी तरह से सीधा हो गया और सीधा होते ही अनिक ऊपर की तरफ जाने लगा और ये होते ही एक आवाज निकल आई उसके मुंह से। उसके पास से ही एक चील गुजर रही थी। उसने भी अनिक को एक पलट जवाब दिया। अभी अनिक बहुत ऊंचाई में है और उसके पैरों तले है कलिम्पोंग शहर। यहाँ पर जितने भी घर थे उन सबको किसी माचिस की बक्से की तरह लग रहा था अनिक को। उठते उठते उसने देखा वहाँ की सबसे जानी मानी मिशनरी स्कूल, सेनाओं की गोल्फ खेलने का मैदान। यही सब देखते देखते थोड़ी देर वहीं पर घूमने के बाद वो और भी ऊंचाई की तरफ रवाना हो गया। इस बार उसके नजर में आई एक तरफ दार्जिलिंग और दूसरी तरफ कर्सियांग पहाड़। कर्सियांग पहाड़ में जो रेडियो स्टेशन था वो बिल्कुल साफ दिख रहा था अनिक को, और साथ में दिख रही थी हरियाली से भरी हुई छोटी बड़ी कई सारे पहाड़। उस तरफ था सिक्किम। अनिक बहुत दिनों से चाहता था कि एक बार उस तरफ जाए। इतने दिनों बाद उड़ने का मौका मिला है, इसीलिए वो रह नहीं पाया और अपने ग्लाइडर पैराशूट को उसी तरफ घुमाया। ऐसा लग रहा था कि हवाएं भी यही चाहती है कि अनिक उस तरफ जाए, क्योंकि हवा का रुख उसी तरफ था। ऐसे ही एक के बाद एक पहाड़ों को पार करते हुए अनिक आगे बढ़ने लगा। आज वो देखना चाहता था कि एक पक्षी की नज़र से गैंगटॉक शहर कैसा दिखता है। पैराशूट को लेकर और भी ऊंचाई में उठने के बावजूद उसे गैंगटॉक शहर नहीं दिख रहा था। इसी बीच उसकी नज़र पड़ती है घड़ी की तरफ। उड़ने की खुशी में आधा घंटा कब निकल चुका है उसे पता ही नहीं चला, और साथ में उसने ये भी पाया कि वो कलिम्पोंग शहर से काफ़ी दूर आ चुका है। लौटने में वक्त लगेगा। तमांग जी शायद उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर सही वक्त पे वो ना पहुंचा तो फिर वो लोग काफ़ी चिंता में पड़ जाएंगे। इसीलिए अनिक ने और ज़्यादा देर नहीं की, एक चक्कर लगा के वापस लौटने लगा। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही अचानक पैराशूट कांपने लगा। ये क्या? क्रॉसविंड! और तभी उसे पता चला कि जितने पहाड़ों को वो पार करके आया था उसमें जमने लगी है काले बादल। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छा रहा है और साथ में बढ़ने लगी है हवा की तेजी। उसके पैराशूट को फिर से एक झटका लगा। तूफान के वक्त चारों तरफ से हवाएं आसपास के पहाड़ों में टकराकर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती है, और इसी वजह से एक अजीब सा तरंग पैदा होता है, और इसी तरंग के चलते पैराशूट को सही दिशा में ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि इस स्थिति में हवा कभी आपको एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ ले जाने लगेगी। लेकिन फिर भी अनिक ने हिम्मत नहीं हारी। उसे यकीन था कि वो ज़रूर इन बादलों से ढकी पहाड़ों को पार कर जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। थोड़ा पास जाके उसे पता चलता है कि बादलों में चमक रही है बिजलियाँ।
तूफानी बादल। अनीक चौंक उठा उसको देखकर, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो कोई कच्चा पैराग्लाइडर नहीं था। उसने तय किया कि जब तक ये तूफानी बादल पहाड़ों से हट नहीं जाते, तब तक उसे किसी तरह आसपास मंडराते रहना होगा। नीचे देखा तो पाया कि पहाड़ के नीचे की तरफ बहुत गहरा धुंध जमा हुआ है, मतलब बारिश शुरू हो चुकी है। तैरने की कोशिश कर रहा था अनिक, लेकिन फिर से उसे एक झटका लगा, मतलब फिर से क्रॉसविंड। और इस बार ये पहले वाले से भी ज़्यादा ताकतवर था। अनिक डरने लगा। इस क्रॉसविंड के बीच पैराशूट को नियंत्रण में रखना नामुमकिन है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके नीचे उतरा जाए। रस्सियों को खींचकर थोड़ा नीचे उतरते ही उसे पता चला कि नीचे उतरना नामुमकिन है। नीचे देखा तो पाया कि पहाड़ी जितने भी पेड़ थे वो सब के सब किसी नुकीले भाले की तरह आसमान की तरफ देख रहे हैं। मतलब नीचे उतरने का मतलब है सीधा मौत के आगोश में चले जाना। लेकिन अगर किसी भी तरह उतरा भी जाए तो फिर पैराशूट को लेकर पेड़ में लटके रहना पड़ेगा, और ये पेड़ इतने लंबे हैं कि बेल्ट को खोलकर नीचे की तरफ भी छलांग नहीं लगाया जा सकता। ये सब अनिक सोच ही रहा था, और इसी वजह से उसका ध्यान थोड़ा हट गया था। और ध्यान हटते ही उसने जो रोप पकड़ के रखा था वो ढीली हो गई, और ऐसा होते ही पैराशूट ने फिर से अनिक को ऊपर की तरफ लेके चला गया, और ऊपर उड़ते ही उसको जकड़ लिया खतरनाक क्रॉसविंड। अनिक कोशिश करने लगा पैराशूट को नियंत्रण में लाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज हवाएं कभी अनिक को इस तरफ ले जा रही थी, कभी उस तरफ। इस बार अनिक को समझ में आ गया था कि अभी सिर्फ किस्मत का ही भरोसा है। हालात उसके काबू से बाहर जा चुका। अनिक को लगने लगा कि ये सारी हवाएं उसको लेकर किसी बॉल की तरह खेल रही है, लेकिन फिर भी अनिक बहुत मजबूती से पैराशूट के रस्सियों को पकड़े रखा था। ये सब चल ही रहा था कि तभी अनिक को पता चला सूरज डूबने लगा है, और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा गया, और अनिक वो किसी कटी हुई पतंग की तरह आसमान में कहीं खो गया, और थोड़ी देर में ही वो बेहोश हो गया। कब तक ऐसे तैर रहा था उसको कुछ पता नहीं। होश आया तब जब आसमान में चांद खिल उठा था। अनिक को समझ में आया कि तूफान रुक चुका है, और वो उस खतरनाक क्रॉस विंड से निकल चुका है। पैराशूट की रस्सियों को इधर उधर खींचकर उसे पता चला पैराशूट पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। लगता है उसकी जान बच चुकी है। लेकिन ये इलाका, वो तो इस इलाके को पहचानता ही नहीं। जितनी दूर नजर जाती है सिर्फ पेड़ और पेड़, एक घर तक नहीं दिख रहा। इसी वजह से वो इधर उधर चक्कर काटने लगा। उसे लगा कि जब तक सुबह की रोशनी नहीं आती तब तक पता नहीं चलेगा कि किस तरफ जाना है और कहाँ उतरना है। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि ये बहुत मुश्किल काम है। इतने घंटे से वो आसमान में तैर रहा है और अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखा है। इस वजह से हाथों से सारा का सारा खून उसके कंधों पे आके जमा हो गया है और उसके दोनों कंधे दर्द होने लगे हैं। खून के उतर जाने की वजह से उसके दोनों हाथ कमज़ोर पड़ने लगे थे। लेकिन अगर उसने हाथों को छोड़ दिया, वो नीचे तो नहीं गिरेगा, लेकिन पैराशूट फिर से ऊपर चला जाएगा और साथ में वो भी आसमान में कहीं खो जाएगा। अनिक कोशिश करने लगा कि किसी भी तरह इन रस्सियों को पकड़े रखा जाए और नीचे देखने लगा कि काश एक तो जगह मिल जाए ताकि वो नीचे उतर सके। लेकिन हाय किस्मत, उसे एक भी जगह नहीं दिख रही थी और नहीं हो रहा।
लगता है हाथों को छोड़ना ही पड़ेगा। उसने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ ही दिया था कि तभी उसकी नज़र गई चांद की तरफ, और तभी उसके नज़र में आई वो चीज़। चांद के ठीक नीचे कोई चीज़ उड़ रही थी। देख के लग रहा था कोई रात की पक्षी होगी, लेकिन पक्षियां तो इतनी ऊंचाई में नहीं आती। अच्छी तरह से देखने पर अनीक को पता चला कि ये भी एक पैराशूट है। दूर से लग रहा है कि कोई पक्षी है। अनीक पहले भी सुना था विदेश में कुछ कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर रात को चांद की रोशनी में पैराग्लाइडिंग होती है। नीचे उतरने के लिए खास तरीके के सिग्नलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पैराग्लाइडिंग खासकर उन्हीं जगहों में की जाती है जहां पर पहाड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घास से भरी हुई ज़मीन है। लेकिन इस देश में अनीक ने कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन जो भी हो, उस पैराशूट को देखकर अनीक के मन में फिर से उम्मीद जाग उठी। अगर ये आसमान में उड़ रहा है, मतलब उतरने के लिए भी कोई जगह ज़रूर होगी। खैर, लगता है वो बच गया। और ये सोचते ही उसके नज़र में आई कि लगता है उस पैराशूट वाले ने उसको देख लिया है, क्योंकि उसका पैराशूट धीरे धीरे नीचे आ रहा था और अनीक की तरफ बढ़ रहा था। कुछ मिनट के अंदर ही दोनों पैराशूट एक दूसरे के पास आ गए। चांद की रोशनी में अनीक ने देखा कि उसके साथ जो पैराशूट उड़ रहा था उसमें कोई 24-25 साल का लड़का था और साथ में गोरी चमड़ी वाला था, मतलब एक विदेशी टूरिस्ट। और अनीक ने बिल्कुल सही सोचा था। उस पैराशूट वाले ने इंग्लिश में उससे पूछा, Who are you? Where you come from? उसकी सारी बातें अनीक को बिल्कुल साफ सुनाई दिया। अनीक ने भी जोरों से जवाब दिया, My name is Anik and I am from India. I started my flight from the Kalimpong city, but after some time I trapped in the crosswind. Somehow I managed to survive, but I cannot understand where I am. Can you please help me? You are near Lava Mountain and my name is Woody and I am from England. इस बार अनीक ने मदद मांग ही ली। उसने कहा, My hands losing their strength. I cannot take much longer. I came to Lava Monastery before, but I don't know where to land. Can you show me the way, please? उस लड़के ने फिर से कहा, I understand your situation. I was trapped in crosswind before, but do not worry. Do you see that mountain in the west? There is place you can land. Come follow me. ये कह के वो पैराशूट लेकर उसी तरफ बढ़ने लगा और अनीक भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ मिनट हवा में तैरने के बाद उन लोगों ने उस पहाड़ को पार कर लिया और पार करते ही नजर में आई पहाड़ के नीचे एक खाली जमीन। लड़के ने उसी तरफ इशारा करके कहा, Here is you landing. Do not worry, just land. अनीक ने नीचे की तरफ देखा तो पाया, हाँ बिल्कुल, और साथ में एक काला रंग का कुछ दिख रहा है। शायद ये कोई घर होगा। ऊपर से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस काले रंग की चीज से एक छोटी सी रोशनी निकल रही थी। उसी से पता चल रहा था। इस बार उस लड़के ने फिर से कहा, Do not fear. Just make that light as a point and land. अनीक ने फिर से पूछा, Hey, you do not want to land? No, look, the moon is looking very beautiful and the earth is also looking charming from above. Goodbye. Wish you very happy landing. ये कह के अनीक को छोड़कर वो आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और चांद की तरफ जाते जाते उसके मुंह से एक खुशी से भरी चीख निकल आई। अनीक ने और देर नहीं की, वो नीचे उतरने लगा। थोड़ा नीचे आते ही उसने साफ देखा, हाँ, एक घर और साथ में एक बत्ती भी दिखाई दे रही है जो कि हिल रही थी। लगता है कोई संकेत भेज रहा है। और थोड़ी ही देर में अनीक जमीन में पैर रखा, मतलब हैप्पी लैंडिंग। नीचे उतरकर अनीक को थोड़ा वक्त लगा खुद पर काबू पाने में।
आसमान में इतने सारे तूफानों से बच के आखिरकार वो ज़मीन में वापस आ ही गया। तभी अनीक ने देखा कि उसके सामने वही बड़ा घर जिसमें से रोशनी निकल रही थी और एक आदमी हाथ में लालटेन लेकर उसी की तरफ आ रहा था। कुछ ही देर में वो आदमी उसके पास आ गया। लालटेन बिल्कुल उसके चेहरे के पास लगकर उसने अनीक को देखा। अनीक ने भी उसको देखा और पाया कि ये भी एक विदेशी है, लेकिन बुजुर्ग। और अनीक को देखकर उसके चेहरे पर एक खुशी चमक उठी। वो और भी पास आ गए और पास आते ही उनके चेहरे से वो खुशी गायब हो गई। उस बुजुर्ग आदमी ने अनीक को पूछा, कौन है आप? अनीक ने जवाब दिया, मेरा नाम है अनीक। डेलो पहाड़ से पैराग्लाइडिंग करने निकला था। तूफान और क्रॉस विंड के बीच में फंस गया। बहुत मुश्किल से बच के लौटा हूँ। एक बंदा नाइट ग्लाइडिंग कर रहा था, उसी ने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया। अनीक का जवाब सुन के वो आदमी लालटेन को नीचे उतार के सर को नीचा करके खड़े रहे। इतनी तूफानों को पार करने के बाद अब अनीक को ठंड लगने लगी थी। खड़े होने की भी ताकत नहीं थी उसमें। वो बुजुर्ग आदमी तब भी चुपचाप खड़े थे। अनीक ने फिर से पूछा, बुरा ना माने तो क्या आपके घर में थोड़ी देर में बैठ सकता हूँ? बहुत थक चुका हूँ। सुबह होते ही निकल जाऊंगा यहाँ से। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, हाँ आइए। अनीक उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। घर ब्रिटिश के ज़माने का था। इस इलाके में ऐसे घर और भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। वो बुजुर्ग आदमी अनीक को लेकर एक कमरे के अंदर पहुंचे। कारपेट से ढका हुआ फर्श, सोफ़ा, एक छोटा सा टेबल, टोपी और ओवरकोट रखने के लिए एक रैक, एक बड़ा सा फादर क्लॉक और एक फायरप्लेस। और साथ में वहाँ की दीवारों में बहुत सारी तस्वीरें टंगी हुई थी। अनीक की उस तरफ नज़र नहीं गई। अनीक को वो आदमी फायरप्लेस के पास एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और खुद उल्टी तरफ की कुर्सी पर बैठ गए। अनीक ने देखा कि उसके सामने जो टेबल थी उसमें 2 बर्तन रखी हुई थी जिसमें खाना ढका हुआ था और साथ में था छुरी, चम्मच और कांटे। लगता है अभी अभी किसी को खाना परोसा गया है, क्योंकि सारे के सारे बर्तनों से धुआं निकल रहा था। ये देखकर अनीक को थोड़ा बुरा लगा। खाने के वक्त कोई अचानक से ऐसे आ जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। शायद इसीलिए ये बुजुर्ग आदमी इतने गंभीर मिजाज में है। अनीक ने इस बार कहा, आप एक काम कीजिए, आप खाना खा लीजिए, ठीक है? मैं तब तक बरामदे में इंतज़ार करता हूँ। क्या वहाँ के आइए हो? अनीक की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ के एक घर से दरवाज़ा खोल के अंदर आए एक बुजुर्ग औरत। देख के लगता था कि ये भी एक साहिब है, मतलब मेम साहिब। लेकिन सोफे की तरफ देखकर उनके चेहरे में जो खुशी की लहर थी वो बुझ गई। दरवाजे के पास ही वो भी मुंह लटका के खड़ी हो गई। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा चल रहा था। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। ऐसे हालात से निकलने के लिए अनीक ही पहले बोल उठा, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। इस बार उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पहले भी यहाँ पर एक अनजान आदमी उतरे थे। आपको जरूर भूख लगी होगी, लीजिए खा लीजिए। सच तो ये बात है कि अनीक को भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन ऐसे एक अनजान घर में आके
ऐसे खाने लग जाना अनीक को थोड़ा अजीब लग रहा था ये करने में। ये पूरा मामला उस बूढ़ी औरत को समझ में आ गई, इसीलिए इस बार वो खुद आगे आई और कहा, खा लीजिए। इस बार अनीक ने और देर नहीं की। उसके सामने रखी थी ब्रेड और चिकन सूप। अनीक तो खाए जा रहा था, लेकिन वो दोनों अब भी पहले की तरह चुपचाप खड़े थे। अनीक का खाना खत्म होते उसने पूछा, आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा जमीन लंदन में हुआ था। हम लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। मेरे दादाजी ने ये घर बनवाया था आज से 100 साल पहले। Voice.ai आजादी के बाद मेरे दादाजी इंग्लैंड वापस लौट गए थे और साथ में हम लोग भी, लेकिन बाद में हम लोग यहाँ वापस आ गए। इसके बाद फिर से वही सन्नाटा। अनीक ने देखा कि वो जब सवाल पूछता है तभी वो लोग जवाब देते हैं, खुद से कुछ नहीं कह रहे। इसीलिए अनीक ने ही बातों को आगे बढ़ाया। सच कहूँ तो आज मेरी किस्मत अच्छी है। अच्छा वो पैराग्लाइडर मुझे मिल गया, वरना शायद आज मैं जिंदा ही ना बचता। अनीक की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने, ख्वाब के पहले भी एक नौजवान यहाँ आए थे, उसको भी एक नाइट पैराग्लाइडर ने रास्ता दिखाया था। हाँ, आपको पता है, उसने कहा कि वो अभी और देर तक उड़ेगा। अपना नाम उसने बताया था, विली नॉर्टन। वो लगता है आप लोगों की तरह ही एक ब्रिटिश है। वैसे आप लोग जानते हैं उसे? मानना पड़ेगा उसके कलेजे में दम है, वरना इतनी रात को आसमान में। क्या कहा आपने? विली नॉर्टन? आपने सही सुना है। अनीक की बात खत्म ही नहीं हुई और उन दोनों ने एक साथ सवाल पूछा। हाँ, बिल्कुल साफ सुना था मैंने, विली नॉर्टन। क्यों, क्या हुआ? अरे ये तो हमारा बच्चा है। कितनी देर हो गई वो ग्लाइडिंग करने निकला है, अभी तक नहीं लौटा। हम दोनों तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बदमाश बच्चा है, हम लोगों की बातें नहीं सुनता। कितनी बार मना किया, बेटा रात को ग्लाइडिंग मत कर, पर हमारी सुनता कहाँ है। अब अनीक को पता चला कि ये दोनों अब तक चुपचाप क्यों थे। अरे चिंता मत कीजिए, वो एक बहुत ही जिगर वाला पैराग्लाइडर है, वो जरूर वापस आ जाएगा। नहीं आएगा, बहुत बदमाश है वो हमारा बच्चा, ऐसे नहीं आएगा वो। अच्छा, हम लोग एक काम करें एमिली। अनीक को पता चला कि उस औरत का नाम है एमिली। हम दोनों मिलकर उसको आसमान से पकड़ के लाते हैं, ठीक है? ये बात सुनते ही वो औरत बिल्कुल बच्चे की तरह तालियां बजाने लगी। हाँ, वही करो। वो ऐसे नहीं उतरेगा, चाहे वो कुछ भी करे। इस बार हम लोग उससे लेके आएंगे, रात को हॉलने नहीं देंगे उसे। उन दोनों की ये बात सुनकर अनीक को बहुत डर लगने लगा। उसने कहा, आसमान से पकड़ के लाएंगे मतलब? जरा उस दीवारों में तस्वीरें हैं, उनको जरा देखिए। हाँ, हम दोनों ही। वो देखिए उस अलमारी में कितने सारे ट्रॉफीज रखे हैं। अनीक ने अपना चेहरा घुमाया और देखा दीवारों में जो तस्वीरें टंगी हुई थी वो सारी की सारी पैराग्लाइडिंग की थी। हर एक फोटो में एक औरत और एक मर्द। देख के पता चलता है कि ये वही दोनों हैं। और ये सारी की सारी तस्वीरें इनकी जवानी की है। अरे आप लोग भी पैराग्लाइडिंग करते हो? हम लोग काफी सारी कंपटीशन से इनाम भी जीता है। हम ही दोनों के ही पास 2 अम्ब्रेला पैराशूट है, उसी की मदद से हम उसको वापस लाएंगे। आप भी चलिए, पास ही लारा मोनेस्ट्री है, उसके सामने एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पर हर वक्त रोशनी जलती रहती है। 10 मिनट वक्त लगेगा, आप वही उतर जाना।
अनीक थोड़ा हैरान हो गया और पूछा, इस उम्र में रात को आप लोग उड़ेंगे? क्या ये सही होगा? अरे उम्र कोई चीज होती है क्या? मेरे पिताजी 80 साल की उम्र में भी पैराग्लाइडिंग करते थे और मेरी तो सिर्फ 70 है। और मेरी पत्नी की 65। यहाँ पर मन और शरीर, इन दोनों की ताकत चाहिए और हम लोगों के पास वो दोनों ही हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार फिर से सोच के देखिए। अरे सोचने की क्या बात है, हम लोगों ने तो तय कर लिया, हम लोग उड़ेंगे। वैसे अगर आपको रात में उड़ने में डर लगता है तो आप रह सकते हो। उस बुजुर्ग आदमी की ये आखिरी बात अनीक ने दिल पे ले लिया। उसने खाना खत्म किया और उठ खड़ा हो गया। उसकी खोई हुई ताकत वापस आ गई थी और साथ में अब उसकी इज्जत का सवाल था। अगर ये दोनों उड़ सकते हैं तो वो भी उड़ सकता है। ठीक है, चलिए मैं भी चलूंगा। अनीक को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर वो लोग अंदर गए और जब बाहर आए तब उन लोगों ने पहन रखा था पैराग्लाइडिंग सूट और साथ में था उनके हर एक के पीठ पे एक पैराशूट बैग। तीनों मिलकर उस मैदान में पहुंचे। अनीक ने फटाफट अपने पैराशूट को खाई के पास ले जाकर तैयार कर लिया। हवा की दिशा पहाड़ से खाई की तरफ थी, इसीलिए दौड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे उन दोनों को भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि उन दोनों के पास थी अम्ब्रेला पैराशूट। छलांग लगाते ही रस्सी खींच लो और पैराशूट अपने आप खुल जाता है, एकदम छत्ते की तरह। हवा की दिशा बिल्कुल ठीक थी। अनीक ने थोड़ा सा दम लिया और फिर दौड़ने लगा खाई की तरफ। थोड़ा दौड़ के ही उसने छलांग लगाई और छलांग लगाते ही थोड़ा सा इधर उधर करके वो आसमान में उड़ गया। सब कुछ ठीक ठाक है। अब उन दोनों की बारी। उन दोनों ने भी दौड़कर छलांग लगाई। छलांग लगाते ही वो लोग खाई के नीचे अंधेरे में खो गए। ये देखकर अनीक का दिल धड़कने लगा। उनका पैराशूट सही तरीके से खुला या नहीं, इसी बात को लेकर उसको चिंता हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर में उसने देखा कि उसी अंधेरे से 2 पैराशूट उसकी तरफ आ रहे हैं और थोड़ी देर में वो लोग पहुंच गए अनीक के पास। अनीक ने उन दोनों का चेहरा देखा। उनके चेहरे में कोई डर नहीं था। एक साथ तीनों उड़ने लगे और उड़ते उड़ते ही उस बुजुर्ग आदमी ने जोर से आवाज लगाई, Willie, what are you? What are you, Willie? We come here to bring you home. आसमान की किसी कोने से एक जवाब आया, वही पैराग्लाइडर की आवाज। देखते ही देखते वो चारों ही एक साथ आ गए। अनीक को छोड़कर उन तीनों के चेहरे में खुशियां चमक रही थी। अनीक को साफ सुनाई देने लगा, You are really, really a bad born. Don't you know? We are worried about you. उस लड़के ने जवाब दिया, I am so happy that you come. This moonlit night is so beautiful and only the paraglider like us can enjoy it. So let's fly together. उस बुजुर्ग आदमी ने इस बार जवाब दिया, Yes, the earth is looking very beautiful from here. We only fly in the daytime, not in the night. Now I know what is called the beauty of the earth. But first, we need to take this young man to the lava monastery so he can go back to his home. Sure, let's go. इस बार उस आदमी ने जोर से अनीक को कहा, आप आइए हमारे साथ। अनीक उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर में अनीक को दिखाई दी लावा मोनेस्ट्री और साथ में वही मैदान और उस मैदान में जल रही थी छोटी छोटी रोशनी। कलिम्पोंग में वो पहले भी इस मोनेस्ट्री में आ चुका है, इसीलिए वो पहचानता है इस जगह को।
पहाड़ के ऊपर से मोनेस्ट्री के मैदान में उतरना बहुत ही आसान है और साथ में चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। अब अनिक ने उन तीनों से कहा, यहाँ से मैं उतर जाऊंगा, शुक्रिया आप लोगों का। और उन तीनों ने एक साथ जवाब दिया। हैप्पी लैंडिंग। अनिक ने भी जवाब दिया, हैप्पी लैंडिंग। और फिर अनिक धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर में अनिक बिना किसी रुकावट के नीचे आ गया और आते ही उसने आसमान की तरफ देखा तो पाया जैसे 3 काले काले पंछी धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ रहे हैं और साथ में छोटे होते जा रहे हैं। उस रात अनिक ने मॉनेस्ट्री में अपनी रात बिताई। वहाँ के महाअध्यक्ष को सारी बात बताने पर उन्होंने अनिक के रहने का सारा इंतज़ाम कर दिया। वहाँ पर टेलीफोन का बंदोबस्त भी था। वहाँ से अनिक ने रंजन तमांग को सारी बात बताई और रंजन तमांग ने बताया कि वो सुबह ही कालिम्पोंग से लाभा पहुँच जाएंगे और अनिक को वापस लाएंगे। सुबह जब अनिक मॉनेस्ट्री से बाहर आया तब उसने देखा सारे पहाड़ों की चोटी पर सूरज की रोशनी चमक रही थी और जितने भी पेड़ थे वो सब धुंध के आगोश से खुद को धीरे धीरे निकाल रहे थे। सुनहरी रंग की धूप मॉनेस्ट्री के छत पर पड़ रही थी और वहीं से एक कबूतरों का झुंड आसमान की तरफ उड़ते हुए देखा उसने। उन कबूतरों को देखकर अनिक को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है और तभी उसे याद आ गई अगली रात की सारी घटना। लगता है अब तक वो लोग नीचे उतर चुके होंगे। अगली रात जहां से वो रवाना हुआ था उसी तरफ उसने अपनी नजर घुमाई। दोनों पहाड़ों के बीच में से वही पहाड़ उसके नजर में आई। वो अभी भी धुंध में ढका हुआ है और वो घर उसी पहाड़ के ढाल में है। अनिक ने फटाफट मैदान में पड़ी रही उस पैराशूट को अच्छी तरह से बैकपैक कर लिया और थोड़ी देर में वहाँ पर हाजिर हुए रंजन तमांग और उसके साथी। और आते ही उसने अनिक को अपने बाहों में जकड़ लिया और कहने लगे, अरे साहब जी, मैंने तो सोचा ही नहीं था आपको फिर से देख पाऊंगा। हाँ सही कहा, अब तक शायद मेरी लाश किसी खाई में रहना चाहिए था या फिर किसी पेड़ के टहनी पर लटकना चाहिए था। मेरी किस्मत अच्छी है कि उस पैराग्लाइडर लड़के के साथ मेरी मुलाकात हो गई, इसीलिए बच गया। अनिक ने पहले रंजन को सारी बातें टेलीफोन में बता दी थी। इस बार अनिक ने वो जगह दिखाई जहां पर वो कल रात उतरा था। दूर से ही सही पर दिखाया। मुझे पता है, मैंने सुना था वहाँ पर नॉर्थ हाउस नाम का एक घर है। एक बार एक आदमी तूफान की वजह से वहाँ पर उतरने पे मजबूर हुआ था। उसी से मैंने भी सुना था कि वहाँ पर एक ब्रिटिश फैमिली रहती है। उनका एक बेटा भी था जो कि एक बार पैराग्लाइडिंग करते हुए क्रॉस विंड की वजह से कहीं गायब हो गया था। लेकिन वो सब बहुत साल पहले की बात है। अपने बेटे को खोने की वजह से सुना था उन लोगों की मानसिक हालत खराब हो चुकी थी। वो बुजुर्ग आदमी हर रात को लालटेन लेकर आसमान में संकेत दिखाते हैं ताकि शायद उसका बच्चा वापस आ जाए। और वो औरत वो हर रात को खाना सजा के रखती है अपने बेटे के लिए। लगता है मैंने जो सब सुना था वो सब सच है, बस उस लड़की की बात को छोड़कर। आपने तो उसे देखा है ना? हाँ बिल्कुल देखा है। वैसे जाने से पहले एक बार उनको धन्यवाद करना तो बनता है, क्योंकि दोबारा शायद मुलाकात ना हो। आज अगर मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तो सिर्फ उन लोगों की वजह से ही। क्या कहते हैं, चले? हाँ बिल्कुल चलिए। मुझे भी देखना है। और वैसे भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए
वो जगह लगता है अच्छा होगा, इसीलिए मुझे वो जगह देखनी पड़ेगी। सांपों की तरह इधर उधर मुड़ते हुए अनिक की गाड़ी चल पड़ी उसी पहाड़ की तरफ। आधे घंटे के अंदर ही वो लोग वहां पहुंच गए और पहुंच के देखा कि पहाड़ के जो ढलान है वहां पर जो बड़ा सा मैदान है, उसी मैदान के एक कोने में वो घर खड़ा था, लेकिन उसके सामने काफी सारे लोग जमा थे और साथ में एक पुलिस की गाड़ी वो भी थी। अनिक जब कार से उतरे तब उसने देखा कि फायर ब्रिगेड की टीम उसी खाई से, मतलब जिस खाई में वो दोनों एक साथ छलांग लगाई थी, वही से रस्सी से 2 लाश ऊपर लाई जा रही है। ऊपर लाते ही अनिक चौंक उठा। असल में वो दोनों लाश, एक थी उस बुजुर्ग आदमी की और दूसरी थी उस औरत की। खाई में गिरने की वजह से उन दोनों की लाश की हालत बहुत खराब थी। जो पुलिस ऑफिसर वहां पर थे उनके साथ रंजन की जान पहचान थी। तमांग ने इसलिए उन्हीं से पूछा, बात क्या है? ऑफिसर ने कहा, सुबह को यहाँ के लोगों ने मुझे खबर की कि उन लोगों ने इस खाई में 2 लाशों को पड़े रहते हुए देखा और देखते ही मुझे खबर की। देखकर ऐसा लगता है ये एक आत्महत्या का केस है। इनका बेटा नाइट ग्लाइडिंग करते हुए गुम हो गया था। उसी की राह देखते देखते शायद इन दोनों ने आत्महत्या कर ली। बाद में अच्छी तरह से देखा तो पता चला इन दोनों के पीठ में पैराशूट बैग है। मतलब जब इन लोगों ने खाई में छलांग लगाई तब किसी वजह से ये पुराने पैराशूट नहीं खुले और बस सीधा ये लोग खाई में गिर गए। लगता है ये घटना कल रात को ही हुई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इन दोनों के दिमागी हालत ठीक नहीं थी। शायद इसी वजह से ये लोग रात को उड़ने की कोशिश कर रहे थे। अनिक कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। उसकी आंखों के सामने कल रात की वो घटना सामने आ रही थी। उसने साफ देखा था उन दोनों ने एक साथ खाई में छलांग लगाई थी और कुछ देर के लिए खाई के अंधेरे में गायब हो गए थे। लेकिन कुछ देर बाद तो वो लोग पैराशूट लेके बाहर भी आए थे, लेकिन उसके सामने तो उन दोनों की लाश पड़ी है और साथ में वो दोनों पैराशूट भी, जो शायद नहीं खुले। अगर ये सच है तो वो कल रात किसके साथ उड़ रहा था? तरह तरह के सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, जिसका कोई जवाब उसके पास नहीं था और ना ही वो किसी को पूछ सकता था। तमांग ने इस बार कहा, कल रात को आपके ऊपर से बहुत सारा आपद गुजरी थी। लगता है आपने कुछ उल्टा सीधा देख लिया होगा। हाँ, आप इन लोगों के साथ मिले तो थे, लेकिन लगता है ये लोग उड़ नहीं पाए। आप अकेले ही उड़ के वहां पहुंच गए। अनिक ने और कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप किसी मूर्ति की तरह गाड़ी में आके बैठ गया और सीट पे अपना सर रख के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने कल रात की वही तस्वीर बार बार आ रही थी। वही चांदनी रात, वही 3 पैराशूट जो कि चांद की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसी के साथ अनिक को लेकर उसकी कार कलिम्पोंग की तरफ आगे बढ़ने लगी। हम सभी लोग अपने कामयाबी का पंख खोल के अपने सपनों के आसमान में उड़ना चाहते हैं, जी भर के जीना चाहते हैं। यकीन मानिए ये सब मुमकिन है, बस जरूरत है तो सिर्फ एक छलांग की। आज के कहानी के लेखक है हिमाद्री किशोर दासगुप्ता। मिलते हैं अगले कहानी में।
तब तक के लिए धन्यवाद।